हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मैं एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसका कई विद्यार्थी या कई कैंडिडेट कई महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार बम्पर भर्ती आई है जो कि 60,244 वैकेंसीज़ हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो इस वीडियो पर बने ज़रूर रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी अगर आपने मिस कर दी तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न पढ़ेंगे, रनिंग पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने को नहीं पड़ेगी या आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको जो हमने नोटिफिकेशन पढ़ा है, नोटिफिकेशन को बनाने में थोड़ा सा अपने हैंड रिटन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग चुका है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट है। और आपको मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए, जो सबसे पहला ही पेज है नोटिफिकेशन का, उसमें लिखा गया है कि पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर जो सीधी भर्ती है ये 2000 ग्रेड पे के वेतन वाली भर्ती हैं, जिसमें आपको 21,700 रुपये आपको बेसिक पे मिलता है। और अगर आप इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 24,102 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 16,264 हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 6,024 हैं और एससी के लिए 12,650 कैंडिडेट इसमें रखे गए हैं। एसटी के लिए 1,204 और इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज़ हो जाती है जो कि 60,244 है और जो कि अपने आप में ही एक बड़ा नंबर है। तो दोस्तों, इस बार आप मेहनत करेंगे अगर थोड़ी सी भी, तो आप अपना सिलेक्शन ले जाएंगे और आप भी यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल कहलाएंगे। तो देखिए, जो इसकी इम्पोर्टेंस डेट हैं हम पहले उन्हें जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो हमारा रिलीज़ हुआ था वो 23 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुआ था, लेकिन जो एप्लीकेशन शुरुआत होंगी तो वो 27/12/2023 से 16/1/2024 तक चलेंगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको जानकारी के लिए अगर मैं कुछ अपने पास से बताने चाहूँ तो देखिए, आप इस चीज़ पर ज़रूर गौर फरमाइएगा कि ये जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो 27 तारीख से शुरू होगी और 27-28 तारीख तक चलेगी। और वैकेंसीज़ जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, 60,244। तो लगभग 21 दिनों में 60,244 फॉर्म वैकेंसीज़ के लिए पता नहीं कितने लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग ज़रूर होगी। तो आप अगर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो 27, 28, 29 तारीख को भर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है यूपी पुलिस की वो कम्प्लीटली हैंग होगी और आपका जो फॉर्म है वो डिले होता होता चला जाएगा और हो सकता है कि आपका फॉर्म ना भी भरा जाए। तो इसमें जो आपकी फ़ीस को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 16 जनवरी 2024 है। और करेक्शन की जो लास्ट डेट है, अगर आपसे कोई भी फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक हो जाती है या कोई गलत जानकारी आप भर देते हैं तो उसको करेक्ट करने की जो डेट है वो 18 जनवरी 2024 रखी गई है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जो टेंटेटिव डेट है वो फरवरी 2024 है। आपकी जो लगभग पेपर है वो मतलब अनुमान के हिसाब से फरवरी 2024 में है, लेकिन वो डिले भी हो सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका पेपर से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, इसमें कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी विशेष छूट नहीं है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और आप ये जो फ़ीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन ई चालान मोड या फिर यूपीआई से सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम इसमें बात करते हैं देखिए क्वालिफ़िकेशन की, तो जो कि आपके नोटिफिकेशन में भी थर्ड पॉइंट है। तो उसमें हम देखिए, सबसे पहली जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी नेशनैलिटी है, यानी कि आपकी राष्ट्रीयता है। आप सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर आप तिब्बत के कोई व्यक्ति हो जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले ही भारत में आ गया हो और तभी से यहाँ पर रह रहा हो, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में स्थायी निवासी करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इनसे पहले ही आए हों। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपकी 12th पास होनी चाहिए। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 60,244 इसमें वैकेंसीज़ हैं, जो कि अपने आप में एक हकीकत में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप सफलता ले जाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस आ जाती हैं, अधिमानी अर्हताएँ आ जाती हैं।
इसमें आपको क्या होगा, सपोज़ करिए आपके 2 कैंडिडेट्स के अगर नंबर जो हैं वो प्रीलिम्स में सेम आए हैं, तो फिर उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा, उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जिसके पास ये सर्टिफिकेट होंगे या जिसने 2 साल तक किसी सरकारी सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा अपनी की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में बी प्रमाण पत्र से मिला हुआ हो। तो इस सिलसिले में आपको अगर ये सर्टिफिकेट हैं और किसी भी 2 कैंडिडेट में सपोज़ करिए 2 कैंडिडेट हैं और वही उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो वे उसे सेलेक्ट करेंगे जिसके पास ये योग्यताएं भी होंगी। फिर अगर हम बात करते हैं देखिए एज की, तो आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2023 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं कहना चाहूँ तो कि जो आपकी जो एज है अब वो 18 साल से 22 साल के बीच में हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल है फीमेल के लिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो आप उसके जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, या फिर आपकी जो एज रिलैक्सेशन है उसका जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम पूरा नोटिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है जो कि 26 पेज का है, आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हम इस वीडियो में या यूट्यूब पर कोई भी वीडियो में अपनी केवल इम्पोर्टेंट बातें बताता है। हो सकता है कि आप किसी सरकारी व्यक्ति हों या किसी आप सरकारी संस्था में पहले से ही कर्म कर रहे हों अपना, और आप दोबारा यूपी पुलिस में आना चाहते हों, तो उसके लिए थोड़ा सा जो आपको नोटिफिकेशन है, या फिर अदर कैंडिडेट्स हैं जो कि फ्रेशर भी हैं, उन्हें भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैंने जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF मिल जाएगी। फिर देखिए जो इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो करैक्टर है। करैक्टर इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी का जो चरित्र है वो ऐसा होना चाहिए वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। मतलब उसमें कोई भी दोष ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का हरासमेंट का केस ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का मतलब वो किसी भी प्रकार से कभी जेल ना गया हो, या उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना की गई हो। वैवाहिक परिस्थिति इसमें ये कहा गया है, अगर आप ऐसे पुरुष हैं जिसने एक से अधिक पत्नियों से शादी की हुई है, जिसने एक से अधिक महिलाओं से शादी की हुई है, तो उस स्थिति में आपको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। या फिर एक ऐसी महिला जिसका पूर्व से एक पति जीवित है, उसने एक ऐसे पति से शादी की है जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित है, तो वो महिला भी इसके लिए योग्य नहीं मानी जाएगी। फिर हम बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता की। तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य में अच्छा न हो। मतलब आप मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी आपको इसके लिए माना जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, भर्ती की जो प्रक्रिया है, आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की, आपको इस पर जाना है और अपने फॉर्म को फिल करना है। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी, OMR शीट पर होगी, जिसमें आपको देखिए आपकी जो ऊपर की लाइन्स हैं लिखित परीक्षा के नीचे, आप इन्हें छोड़ दीजिए, बस इस टेबल को देखें। इस टेबल में मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। नोटिफिकेशन में केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें लिखी हुई थी और मैंने उसको देख कर नीचे टेबल बनाई है। तो देखिए इसमें मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपके जो मैथ के जो लगभग क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन होंगे। GK और हिंदी का एक अलग सेक्शन है जिसमें आपके फिर से 75 क्वेश्चन होंगे, वो 38, 37 वेरी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जिससे कि आपके जो 150 क्वेश्चन हैं वो 300 नंबर के होंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपका जो टाइम ड्यूरेशन है आपको पेपर करने का वो 2 घंटे मिलेगा, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, और आपको उसमें लगभग आपको अपने 100 से अधिक नंबर तो लाने ही लाने हैं। 100-120 से अगर आप अधिक नंबर लाते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। यही कट ऑफ अक्सर जाया करती हैं। फिर हम बात करते हैं देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो कि टेस्ट में है। जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होगा,
देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो जनरल ओबीसी एससी के हैं। और एसटी कैंडिडेट की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करती है तो उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर कोई लड़की एसटी कैटेगरी से हैं तो उसकी 147 हाइट होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर। अगर हम चेस्ट की बात करें तो देखें, मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट रखी गई है। और उसकी जो एक्सपेंसन है, मतलब उसके बाद फुलाव जो है वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसकी चेस्ट में ज़रूर होना चाहिए, और वो फूलने के बाद 84-85 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए यही मेज़र जो है वो 77 से 82 सेंटीमीटर है। फिर अगर हम बात करते हैं वेट के लिए, तो देखें, मेल के जो इसमें वेट है उसके बारे में कोई भी इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन अगर फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल में 40 किलोग्राम जो वेट है वो मिनिमम होना चाहिए। रनिंग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में करना होता है, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में करना होता है। तो इतनी बड़ी कोई दौड़ नहीं है, फिजिकल सब कर लेते हैं नॉर्मल। फिर हम बात करते हैं, देखिए, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची की। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए जाने पर अभ्यर्थी पे बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों में कम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन सूची आरक्षित नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और विभाग अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रवेशित करेगा। मतलब आपके जो नंबर्स हैं आपने लिखित परीक्षा में और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बेस पे एक लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें आपका नाम हो सकता है। फिर कह रहा है कि जो पॉइंट से हैं कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर, जो मैंने आपको बताया था कि अधिमानी अर्हता, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अलग से किए हों, या तो आपने कंप्यूटर का ओ लेवल का वो किया हो, या फिर आपने किसी सेना में 2 साल का सेवा दी हो, या फिर आपका नेशनल कैडेट कोर में बी सर्टिफिकेट मिला हो, तो ऐसे कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर तो अधिक आयु वाले को वो दी जाएगी प्राथमिकता। अगर सपोज़ करिए 2 व्यक्तियों के अंक समान हैं और उनके पास सेम क्वालिफ़िकेशंस हैं और सेम उनके पास डिप्लोमा भी हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक है। या फिर जो थर्ड पॉइंट है इसमें, वो कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी को उसमें चुना जाएगा जिसका जो नाम है वो हाई स्कूल में पहले आता है, पहले ऑर्डर पर आता है, डिक्शनरी के ऑर्डर पर। फिर देखें ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया इसमें रहने वाली है। तो देखिए, इसमें आपके ऊपर की जो 4th लाइन है उसमें यही चीज़ें जो दी गई हैं जो मैंने आपको नीचे लिखी हैं। देखिए, फर्स्ट में क्या है कि आपको जो वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी, उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपसे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर आवेदन से पहले आप इस पर काम कर सकते हैं, या इस नंबर पर बता सकते हैं कि मेरे आवेदन फॉर्म में या मेरी आवेदन प्रक्रिया में मुझसे ये गलती हो गई है। चलिए अब हम आते हैं, देखिए, शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड इसमें करना होगा किसी अभ्यर्थी को। कि तो अगर किसी भी अभ्यर्थी ने, किसी कैंडिडेट ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं किए हैं तो उसने डिजी लॉकर पर अपलोड कर लीजिए, क्योंकि डिजी लॉकर से ही इस पर अपलोड होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर की। तो इसमें जो फ़ोटो का डायमेंशन है वो ये है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइज़ जो उसका रहने वाला है वो 20 KB से 50 KB रहने वाला है, और जो सिग्नेचर है वो 5 KB से 20 KB के बीच में रहने वाला है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो फ़ोटो है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है, और आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म भरना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो चेहरा है आपका वो साफ दिखना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की लाइट या चमक नहीं लगनी चाहिए। 6 महीने के भीतर आपका जो फ़ोटो हो वो, मतलब लास्ट अपडेटेड 6 मंथ का फ़ोटो होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो हल्के सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। ठुड्डी से, मतलब आपका जो मुंह है वो पूरा का पूरा साफ़ दिखना चाहिए, ठोड़ी से लेकर ऊपर मुंह तक, सिर तक आपका मुंह साफ़ दिखना चाहिए। आपकी जब मुंह बंद हो, जब आप फ़ोटो क्लिक करा रहे हो तो आपका मुंह बंद हो और आंखें खुली हुई होनी चाहिए, दोनों आपके कान दिखने चाहिए। चश्मा नहीं होना चाहिए, या चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ़ दिखनी चाहिए, और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। ये मतलब कि जिन भी व्यक्तियों का चश्मा लगा है केवल
उन्हीं का फ़ोटो इस तरीके से लिया जाएगा। कोई व्यक्ति खुद दूसरे तरह का चश्मा पहन कर फ़ोटो खिंचा रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। कैमरे पे उसकी सीधी नज़र होनी चाहिए। फिर इसमें बोला है कि जो अभ्यर्थी हैं वो जब फ़ोटो क्लिक कराएगा तो वो मफलर टोपी नहीं पहनेगा। फिर ये बोल रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर चौड़े और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ पर, ये 15 सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, 1.5 है, तो 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ पर उसने हस्ताक्षर किए हों और वो JPEG या JPG GPE इस फॉर्म में उसको 5 KB से 20 KB के बीच में रहकर उसे अपलोड करेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं हम इसमें सिलेबस की। तो जो लिखित परीक्षा में आपका सिलेबस रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान का ये है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर सामान्य हिंदी है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ हैं, हिंदी व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है। ये लगभग फुल उसका नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। फिर ये देखिए संख्यात्मक योग्यता, जो कि आपका मैथ का सिलेबस है। इसमें आपका जीके का और हिंदी का सिलेबस है, यहाँ पर आपका मैथ का सिलेबस है कम्प्लीटली। एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है और एक मेंटल एबिलिटी है लॉजिकल वेन डायग्राम में। फिर ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। अगर आपने मैथ का एक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोटिफिकेशन में या किसी भी यूट्यूब पर आपको इस तरीके से कहीं भी सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये मिल रहा है तो इसका लाभ लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको जो नोटिफिकेशन है वो कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको 4 से 5 मिनट में मैं आपको नोटिफिकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ और अब रियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, जो भी मैंने आपको बताया था कंप्लीट डिटेल वो इसमें दी गई है कि कितनी कितनी इसमें वैकेंसीज़ आई हैं। फिर आवेदन की तिथि क्या है, कितने उसमें रुपए रखे गए हैं, क्या उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फिर उसके लिए जो ये DOE ACC NIELT सोसाइटी से उसने कंप्यूटर से O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि NCC में उसने B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, आयु उसकी इस तरीके से हो, चरित्र उसका इस तरीके से हो, वैवाहिक स्थिति मैंने आपको बता ही दी है, शारीरिक स्वस्थता हमने जान ली है, उसको तो अच्छे तरीके से जान लिया है हमने। इसमें देखिए विकलांग व्यक्ति नहीं जा सकते और वो एक है इसके लिए नियमावली 2015, उसमें विकलांग व्यक्ति इसके लिए नहीं हो सकते। लिखित परीक्षा का जो पूरा पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। 4 विषय होंगे, हिंदी, मैथ और आपका रीजनिंग है और आपकी जीके है। फिर देखिए आपके दोस्तों OMR शीट पर होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि आपको इसमें वो नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन जो भी है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके काम की हो सकती हैं। फिर हम देखें यहाँ पर आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं। ये वही है कि पहले आपकी जो एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि उसके बाद आपकी रनिंग होगी, आपकी हाइट मेज़र होगी और ये चीज़ें ये मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर देख लीजिए। फिर भी चयन तथा अंतिम योग्यता ये मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से आपको इसमें चुना जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि जो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, EWS वाले आदमी हैं, उनके पास EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। यानी कि अगर उनके पास जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। इसी तरीके से जो OBC कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं, उनका भी जो OBC प्रमाण पत्र है, यानी कि उनका भी जो जाति प्रमाण पत्र है OBC का, वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद और 16 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये सभी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। फिर हम इसमें बात करते हैं फ़ोटो और उसकी। अच्छा, ये हमने आपको बताया हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार से इस तरीके से आप पर कोई कार्रवाई ना की गई हो। फिर हम इसमें देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन सी हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इसमें आप
मैंने आपको बताया कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप जो अपने पैसे हैं वो इस तरीके से दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप इसमें दे सकते हैं। और कोई भी मिस्टेक हो जाने पर तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फिर ये आपका देखिए इसमें यही है कि ऑनलाइन शुल्क का जो भुगतान है वो किस तरीके से होगा। तो ये देख लीजिएगा, ये मैंने आपको वैसे सब बता दिया है। डिजी लॉकर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इस वीडियो को बनाने में दोस्तों मुझे लगभग 20 से 25 घंटे लगे हैं। तो लगभग आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका आवेदन होगा, किस तरीके से आपकी प्रक्रियाएं होंगी। ये देखिए बोर्ड का अंतिम निर्णय, ये हमने सिलेबस पढ़ लिया है, कम्प्लीटली सिलेबस है। नोटिफिकेशन में इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको पूरा की पूरी वीडियो कम्प्लीटली आपको इसमें समझा दी है। ये हमारा इसमें नोटिफिकेशन है, तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर माई एग्ज़ाम 07 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ाया है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका पूरे का, तो आप इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप उस नोटिफिकेशन को, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही वो शुल्क है जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। यही वो शुल्क है जो मैं आपको इस वीडियो के बाद लेना चाहता हूँ। तो कम से कम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी इस परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कंप्लीट जानकारी इसमें ले लें।